चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे प्लेस इन न्यूज़। इसमें हम देखेंगे 1 से 15 दिसंबर 2023 के बीच जितने भी पूरे वर्ल्ड में प्लेस न्यूज़ में रहे हैं उनको देखेंगे। ये लेक्चर आपके पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला न्यूज़ में था नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम की बात करें तो नागार्जुन सागर डैम महान बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है और नागार्जुन सागर डैम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा चिनाई वाला डैम है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो इसकी लोकेशन देखेंगे तो नागौर सागर डैम की, तो यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश में आएंगे तो आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा नदी के किनारे पर नलकोंडा और गुंटूर जिले की सीमा पर आप देखेंगे ये फैला हुआ है नागार्जुन सागर डैम। अगर बात करें इसे क्यों स्थापित किया गया था तो इसका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य सिंचाई के लिए और जल विद्युत परियोजना के लिए इसे बनाया गया था। किसी भी डैम को बनाने के लिए आप दो उद्देश्य होता है, एक तो सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए, दूसरा उससे हाइड्रो पावर एनर्जी लेने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो डैम है तो आप देखेंगे एतिपोथला झरना और श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य उसके आसपास स्थित है। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधान के अनुसार जो नागार्जुन सागर डैम है उसका नियंत्रण आप देखेंगे तो तेलंगाना के द्वारा किया जाता है। वहीं उसके साथ ही लगा हुआ आंध्र प्रदेश को जो श्रीशैलम परियोजना का जो है श्रीशैलम वाला ये देखता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये तो हो गया नागार्जुन डैम के बाद। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो प्लेस इन न्यूज़ था सिंदूर किला। सिंदूर किला की बात करें तो भारतीय नौसेना ने सिंदूर किले में जहाज़ों और विमानों द्वारा नौसैनिक संचालन को कवर करते हुए ऑपरेशनल प्रदर्शन का आयोजन करेगी, इसलिए ये न्यूज़ में था। इसके बात करें इसका मतलब क्या होता है, समुद्री किला यानी आप देखेंगे तो ओशन के बीच में बनाया गया है और ये एक ऐतिहासिक किला है। तो महाराष्ट्र के मालवण शहर के तट के अरब सागर में एक टापू पर स्थित है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे समुद्री किला कहते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा इसे निर्मित करवाया गया था। 1664 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 3 साल बाद ये पूरा हुआ था। इसके अलावा बात करें इसकी खासियत क्या है तो आप देखेंगे जो मुख्य प्रवेश द्वार है इसका तो इस तरह छुपाया गया है कि बाहर से आपको पता ही नहीं लग सकता कि इसका जो मुख्य द्वार है कहाँ पे है। ठीक है, तो सिंदूर किला इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं केएनपी, ये साल में हमेशा न्यूज में रहता है। तो मैप इन लोकेशन में नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि एक सिंग वाला गैंडा जो इसका प्राकृतिक आवास स्थल है एक सिंग वाले गैंडे का, यानी इन सीटू कंजर्वेशन यहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर एक मौत हो गई है एक सिंग वाले गैंडे की। अब बात करें केएनपी की यानी काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो पूर्वी जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो हिस्सा है, उसका हिस्सा है। इसके अलावा नदियों की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और इसका दक्षिण में देखेंगे कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ आपको देखने की मिलेगी, यानी उसके बीच स्थित है की लोकेशन है काजीरंगा नेशनल पार्क की। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और आप देखेंगे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वन हॉर्न राइनो की पाई जाती है। अगर बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन की या फिर वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पति की बात है इसमें जलोढ़ घास के मैदान से लेकर आप देखेंगे ट्रॉपिकल सेमी जो है आप देखेंगे सदाबहार वन तक यहाँ पर शामिल है। जीव जंतुओं की बात करें तो वन हॉर्न राइनो तो फेमस ही है। इसके अलावा देखेंगे हुलाक गिब्बन, बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, स्लोथ, भालू भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें आपको इस क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जो स्टडीयाना इस नाम से है। आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें जेलीफिश न्यूज में था। जेलीफिश न्यूज में था इसलिए क्योंकि जापान में जो है आप देखेंगे ये नए प्रकार के जेलीफिश खोजी गई है, नई प्रजाति जिसे कहते हैं सेंट जॉर्डिया पेगासी। ठीक है, इसकी विशेषता आप देखेंगे तो चमकदार लाल क्रॉस आकार का इसका पेट होता है, तो इसलिए न्यूज़ था। और जापान के बारे में और क्या पूछा जा सकता है मैप इन न्यूज़ में, तो इसका नॉर्थ से साउथ क्रम पूछ लेता है, यानी सबसे पहले इसमें आएगा होकाइडो, फिर होन्सू, ये सब जापान के आइलैंड है। ठीक है, फिर सिकोकू, फिर क्यूसू, तो ये नॉर्थ से साउथ क्रम आपको याद रखना है। और देखेंगे सबसे विकसित जो है जापान में सिकोकू आइलैंड है, यहीं पर आप देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगी है और जापान की राजधानी टोक्यो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, याकोहामा यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल आपने सुना होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, ये भी आपको क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जगह, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिकोकू आइलैंड पर, सॉरी होन्सू आइलैंड पर। ठीक है, इसके अलावा जेलीफिश के बारे में बात करें तो ये बिना रीढ़ के हड्डी वाले जानवर होते हैं। ठीक है,
इनके पास जो है अपना दिमाग, दिल और आँखों की कमी होती है। हानिकारक ये नहीं होते हैं। ये जो है मछली, झींगा और केकड़े आदि खाते हैं। ये तो बात हो गई जेलीफिश की और जापान की। नेक्स्ट बात करें वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। कराकस न्यूज़ में था क्यों? क्योंकि जो है यूएसए ने जो है उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन भारत ने जो है 3 साल बाद जो है उसके साथ जो है तेल आयात फिर से शुरू कर दिया है। राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो स्थान देखेंगे तो साउथ अमेरिका के उत्तरी छोर पर देखेंगे ये वेनेजुएला है, इसकी राजधानी कराकस है, वहाँ पर स्थित है। और ये पूरा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अगर बात करें साउथ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री की तो बोलिविया, पराग्वे, ये क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। और देखेंगे उत्तर में जो है कैरेबियन आइलैंड है। कैरेबियन आइलैंड के साथ कैरेबियन सी भी लगा हुआ है। ठीक है। अटलांटिक ओशियन देखेंगे तो पूरा खुला हुआ है। अगर राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो देखेंगे गुयाना, ब्राज़ील, साउथ में ब्राज़ील और उसके बाद कोलंबिया, सूरीनाम इसकी जो सीमाएँ साझा करते हैं। प्रमुख पर्वत की बात करें तो ये जो है साउथ अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत जो है एंडीज पर्वत जो है वेनेजुएला में भी जाता है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। इसके अलावा हम प्रमुख नदियों की बात करें तो रियो निग्रो और निको नदी जो है, जो आप देखेंगे अमेज़न की सहायक है, वो यहीं से निकलती है। प्रमुख झील की बात करें तो माराकाइबो झील जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, यहीं पर स्थित है। और अगर बात करें हाईएस्ट पीक की तो वोल्वर पीक जो है आप देखेंगे तो ये वेनेजुएला में स्थित है। तो ये तो बातें हो गई वेनेजुएला की कैपिटल कराकस की। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू न्यूज़ में था क्यों? क्योंकि जो है नेपाल ने औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री बन गया है। ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह एक लैंडलॉक कंट्री है। पूर्व में जो है आप देखेंगे तो भारत के पूर्व में, दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। और उत्तर में आप देखेंगे तो ये चीन का जो तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ से घिरा हुआ है। ठीक है। और दक्षिणी ढलानों पर देखेंगे तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, देश को 5 प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं में विभाजित किया जाता है। तराई, चुरिया पहाड़ी जिसे शिवालिक पहाड़ी कहते हैं, मध्य पहाड़ी या मध्य पर्वत कहते हैं, फिर ऊंचे पर्वत। ठीक है। अगर बात करें हिमालय की तो दक्षिण से उत्तर से लेकर क्रमिक जो है आप देखेंगे पैरेलल जो है पेटियां पाई जाती है हिमालय की। अगर नदियों की बात करें तो इसमें कोसी, नारायणी या जिसे भारत में गंडक कहते हैं, कर्णाली, ये सब जो है आप देखेंगे नेपाल की जो है नदियां हैं। उच्चतम पीक की बात करें तो पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो है आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। अभी हमने बात की तराई की। तराई, भाबर, खादर ये सब आपको हिमालयी नदियों की विशेषता देखने को मिलेगी। अब सपोज ये हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर इरोजन से जो बड़े-बड़े पत्थर आपको दिखाई देंगे ऊँचाई पर, उसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भाबर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे केवल जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं वही पनपते हैं। इसके बाद जो आता है नंबर तराई का। ठीक है? जैसे तराई आएँगे तो ये एक दलदली और घने जंगल वाला संकीर्ण भाग होता है। ठीक है? यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप हिमालय से नीचे उतरेंगे तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आएँगे तो वहाँ पर कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इस दलदली भूमि में गन्ना, चावल, गेहूँ की अच्छी फसलें होती हैं। फिर उसके नीचे आएँगे जो क्रम होगा भांगर का। भांगर देखेंगे तो यह ओल्ड सॉइल डिपोजिशन आपको देखने का मिलेगा। ठीक है? और यहाँ पर सॉइल डिपोजिशन से आप देखेंगे तो ऊँची जो है छत जैसी संरचना बन जाती है। फिर इसके बाद खादर। खादर आप देखेंगे तो 2 नदियों के बीच में जो है क्षेत्र होता है, नया जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बार-बार जो है किनारों पर जो है बाढ़ आता रहता है, इसलिए यहाँ पर नई सॉइल डिपोजिट होती रहती है। ठीक है? तो एग्ज़ाम में यही क्रम पूछा जाता है कि भाबर, तराई और भांगर, खादर कैसी जो है क्षेत्र है और इसका क्रम क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है। इसमें यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे आईएमडी जो है न्यूज़ था। आईएमडी इसलिए न्यूज़ था कि चक्रवात जो मिचोंग आया है, उसका जो है नामकरण किया गया है। ठीक है? आईएमडी के अनुसार जो है चक्रवात मिचोंग एक गंभीर चक्रवाती तूफान है, जिसकी अगर बात करें स्पीड की तो 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा की अधिकतम जो है उसकी स्पीड है। और आप देखेंगे ये प्रभावित कर रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है? माइचेंग नाम जो देखेंगे तो म्यांमार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसका मतलब होता है लचीलेपन और दृढ़ता का प्रतीक है। ठीक है? आईएमडी जो है हमेशा देखेंगे तो जो आगामी मौसमी घटनाएँ होती हैं, उनके लिए अलग-अलग रंग के अलर्ट जारी करती है। हरा, हरा का मतलब होता है इसमें कोई सलाह नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। पीला देखेंगे तो आप अलर्ट कर देता है, जागरूक होने की ज़रूरत। नारंगी अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तैयार रहने की ज़रूरत होती है। लाल अगर रेड अलर्ट जारी किया जाता है, तो उस पे एक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है? इसके अलावा बात करें तो चक्रवात जो साइक्लोन होता है, वो एक लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र होता है, जहाँ पर चारों तरफ से हवाएँ आकर एकत्रित होती हैं। ठीक है? यानी हवाएँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं
तो हवाएं जो है चारों तरफ से आकर लो प्रेशर की तरफ एकत्रित होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। साइक्लोन की बात कर रहे हैं तो साइक्लोन जो है आप देखेंगे तो मकर और कर्क रेखा के बीच ये इनका विकास होता है और हमेशा देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। साइक्लोन पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें साइक्लोन की पैदा होने की शर्तों की बात करें तो समुद्री सतह का जो अधिकतम तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक लगभग होना चाहिए। कोरियालिस बल की उपस्थित होनी अनिवार्य है। इसके अलावा जो साइक्लोन होते हैं वो केवल समुद्री के ऊपर ही उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे वो लैंड की तरफ पहुंचते हैं उनका क्षय हो जाता है यानी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइक्लोन को अलग अलग एरिया में यानी वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अगर बात करें तो तूफान के नाम जाते हैं कैरेबियाई सी में, मैक्सिको खाड़ी में। टाइफून के नाम से जाते हैं उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी जापान में। ठीक है, अगर बात करें इसकी सर्कुलेशन कैसी होती है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे जो साइक्लोन होता है तो लो प्रेशर में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होता है और जबकि साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अब बात करेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें इसके फीचर में देखेंगे तो मध्य अक्षांश चक्रवातों के रूप में जाना जाता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कर्क और मकर रेखा के बीच जाना जाता है। इनका जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है यानी अपोजिट होता है साइक्लोन की अपेक्षा। ठीक है, और ये भूमि और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। बस इतने इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे माउंट मेरापी। माउंट मेरापी न्यूज में था। माउंट मेरापी की लोकेशन आप देखेंगे तो ये सुमात्रा आइलैंड पर, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर आपको देखने को मिलेगा। और इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी यानी कुल मिलाकर इंडोनेशिया ज्वालामुखी से ही बना हुआ आइलैंड है। ठीक है, तो हमेशा उसमें हर साल जो है विस्फोट होता रहता है। और इसके अलावा माउंट मेरापी का विस्फोट अचानक होता है, इसका अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि आप देखेंगे वो जो होता है माउंट मेरापी जो विस्फोट होता है वो गहरे मैग्मा से उत्पन्न जो है नहीं होता है। ठीक है, यानी इनकी ऐसी गतिविधियों को जो भूकंपी मॉनिटरों को पता लगाने योग्य कंपन का कारण बनती हैं वो उस जगह से उत्पन्न नहीं होता है। और इसका लोकेशन देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर में स्थित है और टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बार बार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। अगर बात करें माउंट मेरापी की बात करें कैसी ज्वालामुखी है तो एक जो है मिक्स ज्वालामुखी है यानी जिससे स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। स्ट्रेटो वोल्केनो का फीचर होता है ये चिपचिपा होता है और एंडीसेटिक लावा होता है यानी इसका मतलब होता है ये अम्लीय लावा होता है। ठीक है, अगर ये विस्फोट होता है तो बहुत ऊंचाई पर जो है ये जलवाष्प और सारी चीज़ें उसमें फैलती हैं। और देखेंगे ये जब हमेशा जो एंडीसेटिक लावा वोल्केनो होता है ये कोन की तरह आकृति होती है इसकी। ठीक है, वहीं क्षारीय मैग्मा जो निकलता है तो वो प्लेटों की तरह बिहेव करता है। और माउंट मेरापी की लोकेशन देखेंगे तो माउंट मेरापी की लोकेशन यहाँ पर है जावा आइलैंड पर। इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे ये पर ज्वालामुखी दिए गए हैं। जब न्यूज़ में रहेगा तो इसको आपको लोकेशन देख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल न्यूज में था क्योंकि इसका 24वां संस्करण जो है नागालैंड के नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ है इसलिए न्यूज में था। और इस वर्ष देखेंगे अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया और असमी राज्य जो है इसके भागीदार थे। 2000 से सन 2000 से नागालैंड सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में यह उत्सव आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य है अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करना और नागालैंड की संस्कृति को बढ़ावा देना। इसका नाम हॉर्नबिल एक पक्षी है जो ट्रॉपिकल पक्षी है उसके नाम पर रखा गया है और ये राज्य की अधिकांश जनजातियों की लोक कथाओं को प्रदर्शित करता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे केन्या के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की राजकीय यात्रा की। कहने का मतलब केन्या न्यूज में था। केन्या की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में आप देखेंगे यूनेप का मुख्यालय है। यूएनडीबी का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक, इसके अलावा केन्या की बात करें तो केन्या और तंजानिया की सीमा पर आप देखेंगे और इसके अलावा देखेंगे युगांडा की सीमा पर लगा हुआ है और डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ से विक्टोरिया लेक से आप देखेंगे तो वाइट नाइल रिवर निकलती है। ठीक है, सीमा साझा करती है। इसके अलावा देखिए अफ्रीकन में ग्रेट लेक्स का ये क्रम है, ये आप देख लीजिएगा। लेक करीबा, लेक च्युएला, लेक मलावी, ठीक है, लेक तंडाइका। इसको आपको क्रम याद रखना है कौन सी लेक किस कंट्री में है। इसके अलावा अफ्रीका इसलिए भी न्यूज़ था क्योंकि हाल ही में G20 में शामिल हुआ है। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन।
तो इसलिए ये न्यूज़ में था। इसके अलावा देखेंगे जो अफ्रीकी यूनियन में की बात करें तो इसमें G20 में साउथ अफ्रीका पहले से शामिल था। केन्या की बात करें तो केन्या से इक्वेटर रेखा जो है गुजरती है, यानी अफ्रीका में जो इक्वेटर रेखा गुजरती है सोमालिया, केन्या, युगांडा, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, गैबोन और साटोम प्रिंसिप से जो है आप देखेंगे अफ्रीका में इक्वेटर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट बात करेंगे, भिडेवाड़ा जो है न्यूज में था। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि पुणे नगर निगम ने महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए महाराष्ट्र के भिडेवाड़ा को जो भी पुरानी संरचना है उनको ध्वस्त कर दिया गया है। भिडेवाड़ा वह स्थान है जहां पर 1848 में पहला गर्ल्स स्कूल स्थापित किया गया था। ठीक है, सावित्री बाई फूले जो थी भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में प्रसिद्ध हैं और सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर जो है आप देखेंगे कई सारे जो है सत्य कई सारे कॉलेजों की स्थापना की थी। उन्होंने भेदभाव को सामना करने वाले गर्भवती विधवाओं को बाल हत्या इन सब पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की थी। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी जो सत्य की खोज के लिए समर्पित समाज था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भिडेवाड़ा की। नेक्स्ट बात करेंगे फिलीपींस की कैपिटल मनीला। फिलीपींस की कैपिटल मनीला इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पर अभी भूकंप आया था, उसकी चेतावनी मिली थी जिसकी तीव्रता थी 7.6। ठीक है, फिलीपींस की देखेंगे अगर उसका पॉलिटिकल हिस्सा देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण चीन सागर और प्रशांत सागर से के बीच एक आइलैंड है, मनीला यहाँ पर है और 3 द्वीप समूह में विभक्त किया गया। लूजोन देश का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर लोकेशन है और इसके अलावा विसियास और मिंडानावा। इसके अलावा देखेंगे यह फिलीपींस सागर, सिलबस सागर, सुलू सागर, दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है। तो सुलू सागर की लोकेशन आप देखें यहाँ पर है। ठीक है, फिलीपींस सी की लोकेशन यहाँ पर, साउथ चाइना सी की लोकेशन यहाँ पर है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो जो आइलैंड है ये मुख्यतः ज्वालामुखी चट्टान और मोगे से बने हुए हैं। यहाँ पर माउंट ओप जो एक एक्टिव ज्वालामुखी है ये आपको मनीला पर मिल जाएगा। सबसे बड़ी झील आपको बतानी हो तो लुगना डे बे ये मनीला पर आपको मिलेगा। प्रमुख नदियाँ जो देखेंगे काग्यान और रियो ग्रांडे डी मिंडानाओ यहाँ पर मनीला में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मियावाकी प्लांटेशन मेथड जो है न्यूज में था। एक जापानी वनस्पति शास्त्री थे अकीरा मियावाकी, इनके नाम पर यह रखा गया है। मियावाकी टेक्निक से एक क्वेश्चन आया था तो इसलिए इसको देखेंगे कि मियावाकी टेक्निक होता क्या है। आप देखेंगे जो भी छोटे छोटे भूमिखंडों पर ऊंचे पेड़ों यानी छतरी परत बनाने के लिए 1 वर्ग मीटर के भीतर देसी पेड़ों और झाड़ियों का ग्राउंड वाटर पौधे को लगाना शामिल है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो कठोर मौसम और पानी की कमी के साथ ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ देखेंगे जैसे तेजी से बढ़ती हुई शहरीकरण में देखेंगे शहरी वानिकी में उपयोगिता होगी, कार्बन पृथक्करण में ये सहायक होगी, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी, स्थानीय पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित करना, ये सब जो है काम करती है मियावाकी टेक्निक। ठीक है, और देखेंगे कि इसलिए भी न्यूज़ था कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्र में मियावाकी पद्धति का उपयोग करके वृक्षारोपण करेगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की वजह से प्लेस इन न्यूज में था ये। नेक्स्ट बात करेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसमें कुछ राज्य न्यूज में थे जैसे मेघालय के 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, लांगडोंग हल्दी को, गारो दकमंद को, लरनाई मिट्टी के बर्तन को और गारो चुबीची को। ठीक है, गारो चुबीची जो है एक पारंपरिक चावल आधारित जो है मादक पेय पदार्थ है। लरनाई मिट्टी के बर्तन जैंतिया हिल्स पर काली मिट्टी के बर्तन होते हैं और गारो दकमंद की बात करें तो गारो जनजाति वाला पहने वाले पारंपरिक पोशाक हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें लाकाडोंग हल्दी की तो आप देखेंगे ये उच्च करक्यूमिन सामग्री के लिए जानी जाती थी। जीआई टैग के बारे में बात करें इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग दिया गया तो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट कंट्री न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी? क्योंकि अभी हाल यूएन चार्टर का आर्टिकल 99 न्यूज में था। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस दूसरी कार्यकाल के यूएन महासभा के सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो उन्होंने गाजा में जो आसन्न मानवीय संकट है उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चेतावनी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 99 में देखें क्या कहा गया है, महासचिव किसी भी मामले पर सुरक्षा परिषद को ध्यान में ला सकता है और उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के रख रखाव को खतरे में डाल सकता है।
ठीक है। अनुच्छेद 99 की अतीत में केवल 4 अवसरों पर लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक दस्तावेज है जो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में साइन किए गए थे। तो ये तो था मिडिल ईस्ट कंट्री। अब यूएन की बात कर लेते हैं। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस से न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी प्राथमिक भूमिका वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है। इसमें 193 सदस्य देश हैं। भारत जो है यूएन का संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा इसके प्रमुख अंग की बात करें तो महासभा, जनरल असेंबली जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सचिवालय, सेक्रेटरिएट, और इसके अलावा देखेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके प्रमुख अंग है। ठीक है। मिडिल ईस्ट कंट्री की बात करें तो मिडिल ईस्ट कंट्री में देखिए यहाँ पर देखिए गाजा है, पैलेस्टाइन का भाग गाजा के बारे में आर्टिकल 99 का प्रयोग किया गया था। अगर बात करें मेडिटेरियन कंट्री से जो है आप देखेंगे तो कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो 21 देश जो है मेडिटेरियन जो है कंट्री से लगे हुए हैं। लेकिन इस एरिया में बात करें तो इस एरिया में देखेंगे तो इजराइल, लेबनान, सीरिया और टर्की जो है ये मेडिटेरियन सी से लगे हुए हैं। ठीक है। इराक जो है मेडिटेरियन सी से नहीं लगा हुआ है। और जॉर्डन भी देखेंगे, जॉर्डन मेडिटेरियन सी से नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन में इन्हीं ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके अलावा और सारे देशों के नाम दिए गए हैं, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो देश हैं वो मेडिटेरियन सी से लगे हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कौन सा स्टेट जोड़ता है? बास्पोरस स्टेट। और सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को देखेंगे तो डार्डनलस स्टेट जो है जोड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बात करें कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से लगे हुए अगर राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे रशिया, जॉर्जिया भी देखेंगे तो कैस्पियन सी से नहीं लगा हुआ है। ठीक है। अजरबैजान, आर्मेनिया भी देखेंगे, आर्मेनिया भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है। इसके साथ टर्की, यानी टर्की, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान, ये जो है देखेंगे कैस्पियन सी से लगे हुए हैं। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, सेशल्स आइलैंड न्यूज में था, इसकी राजधानी विक्टोरिया। तो बाढ़ के बीच में विस्फोट के बाद सेशल में आपातकाल घोषित कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है। और आप देखेंगे पश्चिमी हिंद महासागर में जो द्वीप गणराज्य है जिसमें लगभग 115 द्वीप शामिल है, उसमें सेशल जो है प्रमुख द्वीप है। ये केन्या के आप देखेंगे, केन्या के जो है पूर्व में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अलावा देखेंगे ये जो बना हुआ है ये संकीर्ण तटों के साथ जगह मूंगा और चट्टानी दोनों द्वीप इसमें शामिल हैं। यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय कंडीशन पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई सेशल कैपिटल की। नेक्स्ट बात करेंगे अग्नि-1। अग्नि-1 इसलिए न्यूज में था क्योंकि हाल ही में उड़ीसा से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है। अग्नि-1 एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो इसका परीक्षण किया गया है। अग्नि-1 क्या है? अग्नि-1 जो है एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। इसकी रेंज क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है। यह परमाणु सक्षम रोड मोबाइल मिसाइल है। 2007 में पहली बार तैनात किया गया था। और ये अग्नि-1 मिसाइल की बात करें तो अग्नि-1 से 5 मिसाइल रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई अग्नि-1 की। नेक्स्ट बात करेंगे डोडो। डोडो एक पक्षी है जिसे रेफस कुकुलेटस कहते हैं। डोडो एक पक्षी है, ये मॉरिशस का जो है स्थानिक पक्षी है। ठीक है। अनुवांशिकविद और संरक्षणवादी ने 17वीं सदी के अंत तक विलुप्त हो चुके डोडो के फिर से अस्तित्व में लाने के लिए एकजुट हुए थे। और ये मॉरिशस का स्थानिक पक्षी इसको बता चुके हैं। और आप देखेंगे मॉरिशस की लोकेशन देखेंगे तो ये हिंद महासागर के और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। ठीक है। डोडो की बात करें तो कबूतर से संबंधित है, उसका निकटतम रिश्तेदार है। विलुप्त होने के कारण की बात करें तो डचों द्वारा द्वीप पर लाए गए जानवरों और वन की कटाई, शिकार और उनके घोंसले को नष्ट करना इसके जो है विलुप्त होने के कारण है। तो डोडो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य। कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो हाल ही में जो है केंद्र द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया है पूर्वी घाट की प्रकृति व्याख्या के लिए। स्थान लोकेशन देखेंगे तो ये है, इसकी लोकेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के बाहरी इलाके में है। ठीक है। और अगर बात करें वन की तो यहाँ पर झाड़ियाँ, घास के मैदान, मिश्रित सूखादार सदाबहार वन पाए जाते हैं। जीव जंतु की बात करें तेंदुआ जो वहाँ का सूचक प्रजाति है, भौंकने जैसे स्तनधारी हिरण, सियार आदि वहाँ पर मिलते हैं।
वनस्पति की बात करें, बुश जैसे पूर्वी घाट के प्रतिनिधित्व वाले विविध वनस्पतियां जैसे बेर, जंगली बेर, गुच्छेदार बेर, ये सब जो है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ये लोकेशन यहाँ पर है, कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसके नीचे आएंगे आप देखेंगे तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये तो बात हो गई कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करेंगे गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन। ये न्यूज में था क्योंकि हाल ही में देखेंगे वेनेजुएला, गुयाना, एस्सिक्विव नदी और एक अपतटीय क्षेत्र के आसपास सीमा विवाद के लेकर, तनाव को लेकर ये न्यूज में था। ठीक है, राजनीतिक विशेषताएं देखेंगे तो इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से उत्तर में, सूरीनाम पूर्व में, ब्राजील दक्षिण से, वेनेजुएला पश्चिम से लगती है। ठीक है, भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसके पर्वत में बात करें तो अराकाई पर्वत, पकरोमा पर्वत, कुनुक पर्वत यहाँ पर स्थित है। ये तो बात हो गई गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन की। नेक्स्ट बात करेंगे, नीति आयोग न्यूज में था और उसमें आप देखेंगे कुछ राज्यों के जिले भी न्यूज में थे, इसलिए प्लेस इन न्यूज में ये डाला गया है। तो नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए उद्घाटन ने डेल्टा रैंकिंग का अनावरण किया है, जिसमें तेलंगाना में देखेंगे कुमराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरयानी ब्लॉक, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को पहली डेल्टा रैंकिंग, पहली और दूसरी रैंकिंग प्राप्त हुई। यानी पहली रैंकिंग आप देखेंगे तेलंगाना के कुमराम भीम आसिफाबाद जिले को मिली है, दूसरी रैंकिंग देखेंगे कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। ठीक है, डेल्टा रैंकिंग जो होती है 5 विषयों में वर्गीकृत प्रमुख प्रदर्शन को संकेत करता है और नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 से इसे लॉन्च किया गया है। यह जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता पर बनाया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं, वो 2018 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है डेल्टा रैंकिंग का सबसे कठिन और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉकों को नागरिक के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये रैंकिंग लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज की बात करेंगे। भारत में अंटार्कटिका का अस्थायी निवास के बने हुए 40 साल पूरे हो गए हैं। यानी 1983 में अंटार्कटिका का पहला भारतीय अस्थायी अनुसंधान रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया था, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, 1990 में इसे जो है बंद कर दिया गया। वर्तमान में जो है ये संचालित नहीं है। यानी भारत द्वारा अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान रिसर्च स्टेशन स्थापित किए गए थे, जिसमें अभी वर्तमान में दक्षिणी गंगोत्री जो है संचालित नहीं है। 1988 में देखेंगे मैत्री और भारतीय 2012 में, ये क्या है अभी वर्तमान में चालू है। ठीक है, भारतीय अंटार्कटिका अभियान 1981 शुरू हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अंटार्कटिका के बारे में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में कौन से वर्तमान में अभी चालू कंडीशन में है रिसर्च स्टेशन, इसमें ऑप्शन दे दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मैत्री और भारती ये चालू कंडीशन में है रिसर्च स्टेशन। अब अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं तो अभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं आर्कटिक काउंसिल की या आर्कटिक ट्रीटी की। तो यह संधि 12 सदस्यों के समर्थन के बाद 1961 में लागू की गई थी। ये 12 देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, यूएसएसआर, यूके, यूएसए। इसका उद्देश्य था कि आर्कटिक को विसैनिकृत करना। ठीक है, भारत जो है इसका सदस्य है। वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्कटिक संधि प्रणाली के अंतर्गत देखिए 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो अंटार्कटिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे अंटार्कटिक सील के संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1972, सॉरी अंटार्कटिक अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संरक्षण कन्वेंशन 1980, 1985 भारत द्वारा इसे समर्थित किया गया। अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण प्रोटोकॉल, बैंडिट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सब जो है इसको इसको मैनेज करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें अंटार्कटिक बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी के कुल हिमखंड का 90% ताजे जल का 70% हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अंटार्कटिक काउंसिल की। नेक्स्ट बात करेंगे कोया ट्राइब। कोया ट्राइब इसलिए न्यूज में था तो हाल ही में कोया जनजाति ने अपने पारंपरिक परमापुकार बांसुरी को बनाने के लिए जो बाइसन एक भैंस होती है उसके हॉर्न का यानी सींग का इस्तेमाल किया था, उनके उपयोग को बंद कर दिया गया है। ठीक है, कोया ट्राइब की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इनकी भाषा जो होती है मातृभाषा गोंडी या द्रविड़ भाषा में शामिल किया, उड़िया तेलुगु भाषा भी बोलते हैं। और परंपरागत रूप से ये चरवाहे स्थानांतरित कृषि करते हैं। संस्कृत की बात करें, कोमू कोया नृत्य का अभ्यास करती हैं और यहाँ पर पेंडुल विवाह जो है प्रचलित है। ठीक है,
नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज की बात करें, बन्नी ग्रासलैंड जो गुजरात में है, ये न्यूज में था, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में बन्नी ग्रासलैंड को चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसकी लोकेशन बात करें, कच्छ के जिले में स्थित शुष्क घास के मैदान है। ठीक है, यहाँ पर आर्द्रभूमि और घास के मैदान दोनों देखने को मिलेंगे। और इस घास के मैदान में एक आक्रामक प्रजाति यानी इन्वेंसिव स्पीसीज है जिसे प्रोसेपिस जूलीफेरा कहते हैं। यहाँ पर जो है वहाँ पर 190 से अधिक प्रजातियां वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और बन्नी के जो पशुपालक होते हैं उन्हें मालधारी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इम्पतेंस कुरपुसामी, ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? नई पौधे की प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तमिलनाडु ने कलाकड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व में इसकी एक नई प्रजाति खोजी है। इसका नामकरण जो है डॉक्टर एस कुरुप्पस्वामी यानी मधुरा कॉलेज तमिलनाडु में ये पढ़ाते थे, इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इनके वितरण की बात करें तो ट्रॉपिकल अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, चीन में ये व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इम्पेतिनिस कुरुम्पस्वामी। ध्यान रखना ये क्या है, ये एक नई पौधे की प्रजाति है। इसे खोजा गया है कहाँ पर? कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, इसका नाम जो है डॉक्टर एस कुरुम्पस्वामी जो मथुरा कॉलेज तमिलनाडु पढ़ाते थे उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, पशुपतनाथ टेम्पल नेपाल, ये न्यूज में था क्योंकि हाल ही में बाला चतुर्दशी उत्सव के कारण वहां पर जो है आसपास शराब और मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। काठमांडू के पहाड़ी इलाके में बागमती नदी के तट पर भगवान शिव को समर्पित जो है पशुपतनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, पशुपतनाथ मंदिर यूनेस्को द्वारा जो है काठमांडू घाटी विश्व धरोहर स्थल में उसका हिस्सा है। इसके अलावा गुहेश्वरी नेपाल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नेपाल का पशुपतनाथ टेम्पल। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर यानी यूडीसी। यूडीसी इसलिए न्यूज में था कि आईआईटी मद्रास, कोलंबिया विश्वविद्यालय और कोलोराडो राज्य के शोधकर्ताओं ने टिकाऊ प्लास्टिक के रिसाइकलिंग की एक तकनीक विकसित की है जिसे यूडीसी कहते हैं। ध्यान रखिए कि यूडीसी क्या है? प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की नई तकनीक है। ठीक है, जो अपशिष्ट प्रबंधन में मदद कर सकता है, प्लास्टिक की रिसाइकिल उद्योग में क्रांति ला सकता है। ठीक है, और प्लास्टिक के जो है विघटन और पुनर्निर्माण की आवश्यकता से बचाता है। तो यूडीसी का यहाँ पर काम खत्म हुआ। यूडीसी में आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, अमृत यानी अमृत का फुल फॉर्म आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की गई है। इसका काम है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है जो पानी से गुजरने वाले आर्सेनिक के चुनिंदा रूपों को हटाती है जिससे पानी शुद्ध हो। ठीक है, तो ये तो हो गई अमृत की बात। नेक्स्ट बात करेंगे, विनबैक्स न्यूज में था 2023। इसे हाल ही में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आर्म फोर्स इंडिया और वियतनाम के बीच जो है जारी किया गया, इसलिए जो है ये न्यूज में था। विनबैक्स आपको ध्यान रखना है किसके किसके बीच? इंडिया और वियतनाम के बीच। मधुमलाई टाइगर रिजर्व एमटीआर न्यूज में था। एमटीआर से स्थानांतरित आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। सरकार ने एमटीआर के भीतर गैर कानूनी पुनर्वास के परिणामों को सुधारने का आग्रह किया है, इसलिए ये न्यूज में था। अगर लोकेशन देखेंगे तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के साथ ये सीमा साझा करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, भारत में 1986 में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, नम सागौन वन, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर बाघ, हाथी, भारतीय गौर, पैंथर, बर्किंग जो बॉर्किंग टाइगर हिरण है, माउस हिरण, ये सब पाई जाती हैं। इसके अलावा देखेंगे मोयार नदी इसके मध्य से जो है बहती है। मोयार नदी आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में नीलगिरी जिला याद रखना है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है इसकी लोकेशन। अगर लोकेशन की बात करें तो ये है मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये है नॉर्थ में देखेंगे तो बादीपुर जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्लोवेनिया कैपिटल जो है आप देखेंगे लुजुब लजना। तो स्लोवानिया क्यों न्यूज में था? तो बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक COP23 स्लोवानिया में हुई। यह कन्वेंशन जो है भूमध्य सागर प्रदूषण से बचाने का प्रावधान करता है। सॉरी,
स्लोवानिया कन्वेंशन में बात करें, स्लोवानिया इसलिए न्यूज़ में था कि बार्सिलोना कन्वेंशन के लिए न्यूज़ में था। बार्सिलोना कन्वेंशन क्या है? ये भूमध्य सागर के प्रदूषण बचाने का प्रावधान करना है, ठीक है? तो ये स्लोवानिया की लोकेशन है। आप देखेंगे यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है, ठीक है? इसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यूरोपीय आल्प्स, कास्टिक दिनारिक आल्प्स, पेनुरियन और डेन्यूबियन तराई पहाड़ी भूमध्य सागरीय तट ये इसके सीमा साझा करते हैं। उच्चतम बिंदु की बात करें तो माउंट ट्राइंगल, प्रमुख नदियां सलवा, द्रवा और मूरा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। पे क्या चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना, बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक कहाँ हुई? स्लोवानिया में हुई। स्लोवानिया की राजधानी जो है लबुन है, ठीक है? और ये बार्सिलोना कन्वेंशन जो है ये किससे संबंधित है? भूमध्य सागर के प्रदूषण को बचाने का प्रावधान करता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको उसमें घुसना नहीं है। अभी हाल ही में गोल्डन ट्रायंगल ओपियम इकोनॉमिक में 2023 में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएन ओडीसी द्वारा जो है आप देखेंगे यूएनओडीसी द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 में खेती उत्पादन प्रभाव के बारे में साउथ ईस्ट एशिया की अफीम पोस्ट खेती का आकलन करती है। अब इसमें क्या ध्यान रखना, गोल्डन ट्रायंगल जो होता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को कवर करता है। ये है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है? यहाँ पर अवैध अफीम का उत्पादन क्षेत्र है। गोल्डन क्रिसेंट में देखेंगे तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो अवैध अफीम का उत्पादन करता है ये शामिल है। तो ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट। बाकी रिपोर्ट ध्यान रखिए, ये ना ध्यान रखिए, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब बात करेंगे यूएनओडीसी की बात, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की बात करें तो ये यूएन की एजेंसी है जिसे 1977 में स्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ठीक है? इसका काम है ड्रग्स, ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, करप्शन, टेररिज्म को जो है जो ग्लोबल स्केल पर है उसका जो है निगरानी करना। तो ये तो बात हो गई यूएनओडीसी की। नेक्स्ट बात करेंगे, आईयूसीएन न्यूज़ में था हाल ही में जो है उसने रेड लिस्ट जो है थ्रेटेंड की न्यू स्पीसीज की रेड लिस्ट जारी की है, ठीक है? तो उसमें शामिल किया गया साइगा, एक मृग है जो पिछले हिमयुग के बाद पृथ्वी पर घूम रहा था लेकिन गंभीर रूप से लुप्तप्राय और निकट जो है नियर थ्रेटेंड में सूची में शामिल किया गया है। मीठे पानी की 25% मछलियां विलुप्त होने के कगार पर है, जिसमें इसका कारण है जिसमें 17% जो है क्लाइमेट चेंज के कारण। और इसके अलावा यह पहला जो है वैश्विक मीठे पानी की मछली का मूल्यांकन इस बार जारी किया गया है। इसके अलावा केरल में 4 मीठे पानी की भूमिगत मछलियां की प्रजातियां इसमें शामिल की गई हैं। जैसे बात करें तो साजी कैटफिश, अब्दुल कलाम ब्लाइंड वेक कैटफिश और इसके अलावा पोंगिया भुजिया, ये जो है इसमें जो है ये 4 जो है मछलियाँ शामिल की गई हैं, ठीक है? संवेदनशील श्रेणी में बात करें, गोलम स्नेक हेड को शामिल किया गया है। तो ये तो बात हो गई आईयूसीएन की। आईयूसीएन का मुख्यालय की बात करें न्यूयॉर्क में स्थित है। सॉरी, आईयूसीएन का मुख्यालय आप देखेंगे तो नैरोबी में स्थित है, ठीक है? नैरोबी केन्या में स्थित है। अब बात करते हैं यूएनडीपी की, थोड़ा सा यूएनडीपी को देख लेते हैं। यूएनडीपी जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसे तकनीकी सहायता पर संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित कार्यक्रम में 1949 में गठित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र विकास विशेष कोष 1958 में स्थापित किया गया था। इन दोनों का विलय करके 1965 में यूएनडीपी को लाया गया था, ठीक है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका सदस्य जो है भारत भी है। इसमें 170 देश शामिल हैं। इसका काम की बात करें, यूएनडीपी को सौंपे गए कार्यों की बात करें, गरीबी को समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और विधि शासन समावेशी संस्थान को स्थापित करना, ये इसका काम है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित जो है संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है और ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है प्रकाशित करती है। एक ये वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक? नेक्स्ट बात करेंगे एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग इसलिए न्यूज में था क्योंकि पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के 5 देशों में एंथ्रेक्स रोग का प्रकोप देखा गया है। तो एंथ्रेक्स रोग की बात करें तो बैलिसिस एंथ्रिस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके कारण होता है। इससे जो प्रभावित होते हैं मूलतः मवेशी, भेड़, बकरी यानी पशु, जूनोटिक डिजीज है, ठीक है? और इसके साथ साथ कभी कभी जो है आप देखेंगे तो मनुष्य भी इससे प्रभावित हो जाता है और प्रभावित इससे होता है कि जो जानवर होते हैं उनके मरने के बाद उनका सेवन करता है तो उससे वो प्रभावित होता है। और इसके उपचार हेतु देखेंगे पशु और मनुष्य के लिए एंथ्रेक्स टीके भी मौजूद हैं।
और इसके अलावा बात करें 2001 में यूएसए में एंथ्रेक्स युक्त देखेंगे 5 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोग बीमार हो गए थे। तो एंथ्रेक्स रोग आपको ध्यान रखना है किस टाइप का रोग है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैरिसिस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इससे मूलतः जो आप देखेंगे जंतु प्रभावित होते हैं, लेकिन इससे मनुष्य भी प्रभावित हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे खान यूनिस सिटी। खान यूनिस सिटी इसलिए न्यूज़ में है, खान यूनिस सिटी की लोकेशन आप देखेंगे तो गाजा में देखिए, यहाँ पर खान यूनिस सिटी सिनाई प्रायद्वीप से लगा हुआ है। हमास द्वारा बंधक बनाने की धमकी के बाद इजराइल ने खान यूनिस शहर को वहाँ पर बमबारी की थी। ठीक है, तो सिनाई प्रायद्वीप के पास फिलिस्तीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में गाजा पट्टी के दक्षिण में स्थित है। इसे मामलुक युग कहा जाता है। 1387 ईस्वी में केंद्र में बारकुक कौशल द्वारा बनाया गया था। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। खान यूनिवर्सिटी कहाँ है, गाजा में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे पोलैंड की कैपिटल वार्सा। हाल ही में जो है डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, मध्य यूरोप में स्थित है। इसके अलावा देखेंगे बाल्टिक सी से भी लगा हुआ है। ठीक है, यानी उत्तर में बाल्टिक सागर है। रूस लिथुआनिया उत्तर पूर्व में है। बेलारूस की बात करें और यूक्रेन पूर्व में है। ठीक है, स्लोवाकिया चेक गणराज्य की बात करें, आप देखेंगे स्लोवाकिया, यह चेक रिपब्लिक। यहाँ पर देखेंगे तो ये दक्षिण में है। जर्मनी देखेंगे, जर्मनी इसके साथ पश्चिमी सीमा साझा करती है और ये यूरोपीय यूनियन यानी ईयू का सदस्य है। अब इसमें कुछ माउंटेन है वो आपको ध्यान रखना है। कार्पेथियन माउंटेन कहाँ है, पोलैंड में स्थित है। कुछ नदियां हैं जैसे विस्तुला, नीस, ओडर, ये आपको ध्यान रखना है, ये पोलैंड में बहती हैं। ठीक, अब बाल्टिक सी की बात करें तो बाल्टिक सी से लगे हुए देशों की बात, बाल्टिक स्टेट आपको पता है लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया। लेकिन आपसे पूछा जाए बाल्टिक सी से लगे हुए देशों की बात करें तो इसमें देखेंगे तो पोलैंड, ठीक है, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे रशिया भी यहाँ लगा हुआ, ये रशिया, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर रशिया का जो है आप देखेंगे किलिंगार्ड, ये यहाँ पर रशिया का जो है हिस्सा है। तो ये जो है रशिया भी इसके साथ सीमा साझा करता है बाल्टिक सी के साथ। ठीक, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो 27 संप्रमुख सदस्यों द्वारा एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसे जो maastricht संधि 1993 में स्थापना किया गया था। इनका उद्देश्य है शांति को बढ़ावा देना, यूरोपीय संघ के मूल्यों का अनुपालन करना, राष्ट्रों में जीवन यापन स्तर को सुधार करना, ये इनका जो है मोटो है। इसके अलावा देखेंगे इसकी जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1993 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है अभी 27 जो है देश शामिल है। ये तो बात हो गई ईयू की। अब बात कर लेते हैं कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री की बात करें। स्कैंडिनेवियाई कंट्री आपसे पूछा जाए कौन कौन से देश शामिल है तो आपको बताना डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। वहीं अगर नॉर्डिक पूछा जाए तो नॉर्डिक में आप देखेंगे तो 2 देश और जोड़ लीजिए, फिनलैंड और आइसलैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्डिक कंट्री हो जाएगा। इसमें 2 देश माइनस कर दीजिए, आइसलैंड और फिनलैंड, तो हो जाएगा स्कैंडिनेवियाई कंट्री। ठीक है, स्पेस मिशन अभी न्यूज में था। तो नासा ने 2024 की शुरुआत में प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, जिसे पेस कहते हैं, मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका काम होगा वैश्विक यानी ग्लोबल स्तर वायुमंडलीय और समुद्री अवलोकन का एक संयोजन प्रदान करना। इसका काम होगा समुद्र की सतह पर जो प्लैंकटन के साथ साथ वायुमंडल में एरोसॉल की निगरानी करना, ये इसका काम होगा। तो पेस मिशन नासा द्वारा 2024 में की शुरुआत में जो है लॉन्च किया जाएगा और इसका काम होगा सतह पर जो है प्लावक यानी प्लैंकटन के साथ वायुमंडल में एरोसॉल की निगरानी करना। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे अनार्की कैपिटलिज्म की, यानी अराजक पूंजीवाद की। ये शब्द न्यूज में था। इस शब्द को गढ़ा है मुर्रे रोथबार्ड द्वारा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो राज्य के उन्मूलन और मुक्त बाजार में निजी कंपनियों द्वारा नियंत्रित कानून की व्यवस्था का प्रावधान की मांग करता है, उसे क्या कहते हैं, अनार्की कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, अराजक पूंजीवाद, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इस शब्द को जो है मुर्रे एंड रोथबार्ड ने गढ़ा है। ठीक, ये तो हो गई अनार्की कैपिटलिज्म की। नेक्स्ट बात करेंगे चिल्का लेक। चिल्का लेक न्यू में था क्योंकि आप देखेंगे एक समुद्री एमपी पोर्ट की नई प्रजाति जो है आप देखेंगे डेमोचोस्टिया एनोलिसिस वहाँ पर पाई गई है। ठीक है, ये क्रिटेशिया वर्ग के सदस्य हैं, इसलिए ये न्यूज में था। चिल्का लेक के बारे में बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लेगून है। और ये रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय वेटलैंड घोषित किया गया था इसे। और एशिया का पहला साइट ऐसा है 2002 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसे जो शामिल किया गया था, फिर उसे 2002 में हटा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो नालाबाना जो पक्षी अभ्यारण्य है इरावदी डॉल्फिन के लिए, ये एरिया प्रसिद्ध है चिल्का लेक। तो ये तो बात हो गई चिल्का लेक की।
चिल्का लेक की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे लेक का नाम बताइए जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो आपको ध्यान रखना है पुलकट लेक है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करती है। ये ऑप्शन देगा, इसमें आपको लगाना है आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे पंगलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये इसलिए न्यूज में था कि वहाँ पर हाल ही में जो है बंगाल टाइगर रिजर्व देखा गया है, रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व। और इसकी लोकेशन की बात करें तो सिक्किम में देखिए यहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। और ये IUCN की जो है लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल है। और इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो पंगोला वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे सिक्किम को भूटान से अलग करता है। इसके अलावा देखेंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो नोरा वैली नेशनल पार्क और इसे भूटान के तोरसा स्ट्रिक्स रिजर्व से जोड़ता है। यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय देवदार वन, उपोष्णकटिबंधीय ब्रॉडलीफ हिल वन, अल्पाइन नम चारागाह यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर जंतुओं की बात करें तो ब्राउन डीपर, लाल पांडा, ठीक है, हिम तेंदुआ यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर नदियों की बात करें चूखा नदी जो है यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पंगुलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। हीमोफीलिया डिजीज न्यूज में था। तो हीमोफीलिया डिजीज एक क्या है, ये एक जेनेटिक रोग है और इसके अगर जिसके पास है ये रोग होता है तो उसे शरीर में थक्का बनने में, तो शरीर में थक्का नहीं बनता, ठीक है। ये इसे एक रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हीमोफीलिया की। नेक्स्ट बात करेंगे सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP की। तो अभी आप देख रहे होंगे विंटर सेशन चल रहा है, कई सारे सांसदों का जो है सस्पेंशन किया जा रहा है। तो उसके प्रावधानों की बात करें तो लोकसभा से लगभग 45 सांसदों को अभद्र व्यवहार कारण जो है निलंबित कर दिया गया। अब बात करेंगे ये लिखा कहाँ गया है। तो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम नंबर 373 में ये लिखा गया है कि यदि किसी सदस्य का आचरण अत्यधिक अव्यवस्थित है तो अध्यक्ष उसे तुरंत सदन से चले जाने और दिन के शेष बैठक में अनुपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है। रूल नंबर 374 की बात करें, इसमें लिखा गया है अध्यक्ष ऐसे सदस्य को नामित करेगा जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है। और जब सदस्य को प्रस्ताव को स्वीकार करके सदन को द्वारा निलंबित कर दिया जाता है तो वह निलंबित हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रावधान और है, रूल नंबर 374A। इसमें लिखा गया है किसी सदस्य द्वारा एक गंभीर विकार यानी सदन के नियमों का दुरुपयोग के मामले में ऐसा सदस्य स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। तो ये सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कुछ प्रावधान है जो मुझे लगता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसेंट में न्यूज़ है।